Hello everyone, I am Dr. Jay Shirapra, your biology teacher. Welcome you all in today's lecture. I am going to explain about the Monera kingdom today. आज हम मोनेरा किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं और मोनेरा किंगडम मतलब बैक्टीरिया का किंगडम, बैक्टीरिया का साम्राज्य. बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियाज ही इंक्लूड किए गए हैं. ये किंगडम अकेला किंगडम है बैक्टीरिया का. जो भी ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम के अंदर है वो सारे के सारे बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं. दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हर एक जगह पर पाए जाते हैं. बहुत प्रभावी है ये, एबंडेंट है बहुत. बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. बैक्टीरिया अर्थ की हर एक इकोसिस्टम में पाया जाता है, हर एक हार्श कंडीशन में भी पाया जाता है. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल. अब थोड़ी सी मिट्टी उठा लोगे तब उस पर भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हो गए. हंड्रेड्स नहीं, एक्चुअल में मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज उसमें हो सकते हैं. इवन आपकी स्किन के ऊपर भी मिलियंस बैक्टीरिया है. आपके स्टमक के अंदर, आपके इंटेस्टाइन के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया है. कहते हैं कि ये एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव करने की जो एबिलिटीज है उनको रखते हैं. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow and deep oceans where very few other life forms can survive. कहते हैं कि जहाँ पर लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती, जहाँ पर एकदम हार्श कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है लाइफ के लिए, वहाँ पर भी बैक्टीरिया पाया जाता है. हॉट स्प्रिंग्स जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है, बॉइलिंग टेम्परेचर. डेजर्ट्स जहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो और वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लो हो. स्नो एंड डीप ओशंस एरिया, स्नो कवर्ड एरिया में टेम्परेचर माइनस में होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वहाँ पर भी. और इवन इन द डीप ओशन, ओशन की ज़्यादा डेप्थ तक जैसे जैसे आप जाओगे वाटर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा. कुछ डेप्थ के बाद तो ऐसा कहा जाता है कि सबमरीन भी नहीं जा सकती. और फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो कम्प्लीटली ओशन को एक्सेस कर सके. ऐसा कहा जाता है कि 95% जो हिस्सा है ओशन का वो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच पाए. तो ऐसे हिस्सों में भी माना जाता है कि बैक्टीरियाज होंगे where very few other life forms can survive. जहाँ बहुत कम लाइफ सर्वाइव कर पाती है, बहुत रेयर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. ऐसी जगहों पर भी बैक्टीरियाज मोस्टली पाए जाते हैं. Many of them live in or on other organisms as parasite. कुछ होते हैं जो फ्रीली लिविंग होते हैं और कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेड होते हैं खुद के सर्वाइवल के लिए. बैक्टीरियाज को भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है और रेफरेंस पॉइंट जो लिया गया है, क्राइटेरिया जो लिया गया है वो है शेप. बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप. शेप को आधार रखते हुए बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. पहली कैटेगरी है द स्फीयरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, जो गोले जैसे दिखते हैं, जो बॉल जैसे दिखते हैं. ऐसे बैक्टीरियाज को कोकस के नाम से जानते हैं. द रोड शेप्ड बैक्टीरिया इज नोन एज बेसिलस, जो रोड शेप के होते हैं उनको बेसिलस कहते हैं. द कोमा शेप्ड बैक्टीरिया इज नोन एज विब्रियम, जो कोमा शेप के होते हैं उनको विब्रियम कहते हैं. स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया इज नोन एज स्पाइरिलम, जो स्पाइरल शेप के उनको स्पाइरिलम कहते हैं. यहाँ जो PL वर्ड है वो प्लूरल है, प्लूरल का शॉर्ट फॉर्म है और इसका मतलब होता है बहुत सारे इंडिविजुअल का ग्रुप. तो जब बहुत सारे कोकस होते हैं तब हम उनको कोकाई कहते हैं. जब ढेर सारे बेसिलस हो गए तब हम उनको बेसिली कहेंगे. जब बहुत सारे विब्रियम इकट्ठे हो गए तब हम विब्रियो वर्ड यूज़ करेंगे. और बहुत सारे स्पाइरिलम बैक्टीरियाज के लिए वर्ड यूज़ होगा स्पाइरिला. यहाँ फिगर में भी आपको दिख रहा है
कि कोकाई कैसे शेप के होते हैं, बेसिलाई का शेप कैसा होता है, विब्रियम कैसे दिखते हैं और स्पाइरिला का शेप कैसा होता है। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें तो बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, बहुत सिंपल है। बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, पर बिहेवियर वाइज बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक छोटा सा तो सेल है, एक सेल ही तो है वैसा भी कह सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल सेल है, ना टिश्यू है, ना ऑर्गन्स है, ना ऑर्गन सिस्टम। और सेल भी कैसा, वेल डेवलप थोड़ी है, अनडेवलप्ड सेल है, प्रिमिटिव सेल है, जिसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। न्यूक्लियस इतना डेवलप नहीं है, ना इसके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, फिर भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि नेचर ने जिसको भी सिंपल बनाया, जब आप उनको छेड़ोगे तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। कहते हैं ना, शांत पानी ज़्यादा गहरा होता है। जब तक शांत इंसान है वो झगड़े में नहीं पड़ता, तब तक ही अच्छा है। क्योंकि अगर शांत और ज़्यादा मोरल्स फॉलो करने वाले अगर इंसान से वो अगर झगड़े में पड़ गए, तो समझ लो फिर उनको कोई नहीं पहुंच सकता। कुछ वैसी चीज़ बैक्टीरिया के बारे में भी है। एक छोटे से ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, एकदम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की बात करें, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो ऐसा बैक्टीरिया बिहेवियर वाइज बहुत कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारे डिजीजेस का सामना हमें पास्ट में करना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ा फायदा हो गया एंटीबायोटिक्स के डिस्कवर होने के बाद। वरदान की तरह एंटीबायोटिक्स हमारी लाइफ में आई और पॉपुलेशन जो हमारी खत्म होती जाती थी वो बच गई। एंटीबायोटिक्स की वजह से बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीजेस के सामने आज हमें उतना खतरा नहीं है। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम फट से मतलब सही हो जाते हैं, क्योंकि दवाइयाँ मौजूद है, एंटीबायोटिक्स मौजूद है जो बैक्टीरिया को मार देते हैं और इसकी वजह से हमारी बॉडी वापस से सही हो जाती है। और पुराने समय की बात करें तो टाइफाइड, कोलेरा जैसे डिजीजेस में भी 50,000 to 60,000 लोग मरे हुए हैं। तो उतने लोगों को ये अपने साथ मार के गया था। आज भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस। अगर एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर दे तो बड़ी पॉपुलेशन पुराने समय की तरह आज भी मरने लगे। तो जितने सिंपल दिखते हैं उतने ये है नहीं। नेचर ने उनके एग्जिस्टेंस के लिए उनको सिंप्लिसिटी के साथ साथ डाइवर्सिटी भी दे रखी है। किसके अंदर? बिहेवियर के अंदर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दे रखी है। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बाकी ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप के साथ अगर बैक्टीरिया के ग्रुप को कंपेयर किया जाए तो इनके सेल्स में चलने वाली केमिकल रिएक्शंस, जिनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, एक्टिविटीज कहते हैं, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस पाया गया है, डाइवर्सिटी पाई गई है। एज अ रेफरेंस पॉइंट, अगर फूड सिंथेसिस प्रोसेस को कंसर्न किया जाए तो हम बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया जो अपना खाना नहीं बना सकते, जो डिपेंडेड है। जब आपने शेप को कंसर्न किया तो चार कैटेगरीज डिवाइड होकर आपके सामने आई। जब आप फूड को रेफरेंस ले रहे हैं तब आपके सामने दो तरीके के बैक्टीरिया फॉर्म हुए, ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया और हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में जब कंसर्न्स चेंज होते हैं, रेफरेंस चेंज होते हैं, क्राइटेरियाज चेंज होते हैं, तो क्लासिफिकेशंस भी चेंज होते हैं। पर ये जो क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, ये सब क्लासिफिकेशन सिस्टम से अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्चुअल में जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं उस तरीके का क्लासिफिकेशन है। मेन क्लासिफिकेशन हम समझ चुके हैं। तो दो टाइप के बैक्टीरिया है, ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक अपना खाना खुद बना सकते हैं, सिंथेसिस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, सबस्ट्रेट से ये अपना खाना खुद फॉर्म कर सकते हैं। उनके दो टाइप से फर्दर, फोटोसिंथेटिक जो फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस से सनलाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड है कीमोसिंथेटिक जो केमिकल रिएक्शंस के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं।
हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जब फूड को कंसर्न किया, फूड के सिंथेसिस को कंसर्न किया, तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया का ग्रुप हमारे सामने आया जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता था, जो डिपेंडेड है फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या तो डिकेइंग प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उनको हमने हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया नाम दिया। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया यही है, वास्ट मेजोरिटी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही है। नीट के लिए आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा अगर कोई भी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है या कैटेगरीज है या स्पीशीज है तो वो हेट्रोट्रॉफिक है। दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना खाना ये खुद नहीं बना सकते, बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, वो खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेड है, या तो और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, या तो फिर ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है जो फिगर में आपको दिख रहा है उन पे डिपेंडेड रहते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए।